9 बजने वाले हैं और यह है आवाज एट 9। इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए सेबी की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब सरकारी कर्मचारी भी इनसाइडर की परिभाषा का हिस्सा होंगे और अखबार में छपी खबर को इंफॉर्मेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन जानकार कह रहे हैं कि कड़े नियम बनाने से ज्यादा जरूरी है कि नियमों का पालन सही तरीके से हो। इसके अलावा आर्थिक मोर्चे पर आज एक राहत की बड़ी खबर रही। भारत का व्यापार घाटा लगभग आधा हो चला है। इंपोर्ट 2.5 साल में सबसे कम रहा है और सोने चांदी का इंपोर्ट तो 80% तक गिर गया है। हालांकि एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन उसके बढ़ने की रफ्तार संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। और आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास अब राहुल गांधी को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। आज पार्टी के सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो दिल्ली में दोबारा चुनाव के लिए तैयार हैं। तो ये हैं आज की 3 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। आपके साथ आवाज एट 9 में मैं हूं विपिन और मेरे साथ है कविता। नमस्कार, आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर कुछ और सुर्खियों पर। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने फिर भारत को दी चेतावनी। कहा, भारत ने अहम आर्थिक सुधारों पर नहीं किया अमल तो आप चुनाव के बाद करेंगे वोटिंग। It would be overly complacent and possibly dangerous for parties to postpone necessary legislation with the idea of passing these bills post-election. आरबीआई गवर्नर भी एसएनपी की चेतावनी से सहमत। कहा, अगली सरकार के लिए ना टाले जाएं अहम बिल। रिफॉर्म नहीं किया तो इकोनॉमी को भुगतने होंगे गंभीर अंजाम। शेयर बाजार भी आज दबाव में। सेंसेक्स निफ्टी में करीब आधे % की गिरावट। बैंकिंग शेयरों ने बढ़ाया दबाव। देश में खड़ा हो सकता है टाइल्स का संकट। देश के सबसे बड़े प्रोडक्शन सेंटर में 2 हफ्ते से चल रही है हड़ताल। सस्ती गैस और वैट घटाने की मांग। और समलैंगिक संबंध को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया गैर कानूनी। धार्मिक संगठनों की चुनौती पर हाई कोर्ट के फैसले को पलटा। सरकार करेगी कानून बदलने पर विचार। और बड़ी गाड़ी के बड़े नखरे। हेलीकॉप्टर से ग्राहक जाएंगे कार खरीदने। बेहद सस्ते में ऑनलाइन शॉपिंग का सालाना मौका फिर आया। गूगल का ग्रेट ऑनलाइन फेस्टिवल शुरू। 10 से 40% तक मिल रही है छूट। शुरुआत आज की अहम खबर से। मार्केट रेगुलेटर सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए एक असरदार नियम लाने की कोशिश कर रहा है। उसके नए नियम में सरकारी बाबुओं को भी इनसाइडर माना जा सकता है। सेबी की एक कमेटी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए बनने वाले नियमों पर अपनी रिपोर्ट दे दी है। कमेटी ने इनसाइडर की परिभाषा को सख्त करने की सिफारिश की है। हालांकि कमेटी ने इनसाइडर इंफॉर्मेशन की परिभाषा को हल्का कर दिया है। इस खबर की डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ है सहयोगी चैनल CNBC TV 18 के सजित मंगट और प्रस्तावित नए नियमों की समीक्षा के लिए साथ हैं फिनसर्व लॉ एडवाइजर्स के संदीप पारेख और आईकेन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के चेयरमैन अनिल सिंघवी। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जाते हैं सजीत के पास। सजीत, ये बताएं कि सेबी के पैनल ने जो सिफारिशें दी हैं उसमें और क्या क्या खास है? देखिए, जैसे आपने कहा कि इनसाइडर की डेफिनेशन को उन्होंने सख्त कर दिया है, पर इनसाइडर इन्फॉर्मेशन को उन्होंने डाइल्यूट कर दिया है। सो जो मेजर कंटेंशन है इस पैनल के रिपोर्ट में वो है कनेक्टेड पर्सन्स का। उस कनेक्टेड पर्सन्स के डेफिनेशन को उन्होंने एक्सपैंड कर दिया है। अब कनेक्टेड पर्सन्स में जो लोग आएंगे उनमें स्टैट्यूटरी पर्सन्स होंगे, जैसे कि जजेस हो गए, लॉयर्स हो गए, पब्लिक सर्वेंट्स हैं जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिनके पास काफ़ी सारे लिस्टेड कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है, और कंसल्टेंट्स जो कंपनीज के साथ काम करती हैं पर कंपनीज के रोल्स में नहीं होती, तो ये लोग उसके अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा जो है उन्होंने ये कहा है कि इनसाइडर जो है होगा वो सारे एम्प्लॉयज़ कंपनीज के होंगे। तो सारे एम्प्लॉयज़, तो एक कंपनी में अगर 3 लाख एम्प्लॉयज़ हों तो सारे 3 लाख एम्प्लॉयज़ इनसाइडर हो जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने थोड़ा सा डेफिनेशन एक्सपैंड करते हुए उसको थोड़ा सा सख्त कर दिया है। पर इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जहाँ तक का सवाल है वहाँ पर थोड़ा सा डाइल्यूशन हुआ है, क्योंकि पहले जो होता था कंपनीज सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन बाहर डालती थी जो स्टॉक एक्सचेंजेस में जाता था और उसको कहा जाता था कि वो पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन है। आज के डेट में अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन किसी के साथ कोई कंपनी शेयर नहीं कर सकती। तो अब द पैनल जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि
पब्लिश इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि जो इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर्स में आए, वेबसाइट्स में आए, ब्लॉग्स में आए, उन सब को पब्लिश इन्फॉर्मेशन कहा जाएगा। विच का मतलब ये है कि अगर कोई डील हो रही हो और कुछ इन्फॉर्मेशन निकली हो तो और कोई वेबसाइट या न्यूज़पेपर में आ जाए तो वो पब्लिश इन्फॉर्मेशन आएगा, और उसके बेसिस पे अगर कोई इनसाइडर उस पर ट्रेड करता है तो उसके अगेंस्ट केस नहीं किया जा सकता है, बिकॉज वो पब्लिश इन्फॉर्मेशन पे कर रहा है। सो ये दो मेन खास खबर है। इसके अलावा ड्यू डिलीजेंस पे किया गया है कि ड्यू डिलीजेंस जब कंपनीज M&A करती हैं या कोई इन्वेस्टर आता है तो ड्यू डिलीजेंस होता है, उसमें ये कंपनीज जो हैं अनपब्लिश इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती थी पहले, अब अलाउ कर दिया गया है, और ये अलाउंस जो किया गया है वो बोर्ड के अप्रूवल के साथ किया गया है। सो वहाँ पर थोड़ा सा डाइल्यूशन हुआ है कि अनपब्लिश इन्फॉर्मेशन कुछ सेलेक्ट इन्वेस्टर्स को मिलेगा पर पूरे पब्लिक को नहीं मिलेगा। तो सेबी ने पैनल ये भी कहता है कि अगर ये डील होती है तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि 2 दिन पहले वो ये अनपब्लिश इन्फॉर्मेशन जो उसने शेयर की है वो पब्लिक कर दे। सो ये 3 मेन खास चीज़ें हैं जो सेबी के पैनल ने रेकमेंड किया जी। और अब हमारे साथ हैं यहाँ पर संदीप पारिक, उनसे हम बात करते हैं। संदीप जी, सवाल ये आपका कि सेबी के इन नियमों को लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, और ये नियम इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने में आपको लगता है कि किस हद तक कामयाब हो पाएंगे? देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग के 2 पहलू हैं। एक तो जो है लीगल पोजीशन जो लॉ है, और दूसरा जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है। अब इसमें रिकमेंडेशन में काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए हैं, उसके बारे में कुछ देर में बताता हूँ आपको। पर मेनली ये कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा वेगनेस था कई प्रोविजंस में, कई जगह पे ओवर ब्रॉड थे प्रोविजंस, कई जगह पे बहुत नैरो थे। तो उन सब का क्लीन अप ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जो वर्ल्ड वाइड काफ़ी फास्ट चेंजिंग है, डेवलप हो रहा है कि क्या वायलेशन है, कब ये वायलेशन नहीं होता है। ऑनेस्ट जैसे ट्रांजैक्शन है, ड्यू डिलिजेंस करते हैं तब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, पर टेक्निकली वो प्रोहिबिशन के अंदर आ जाता है। तो काफ़ी सारे छोटे इतने सारे मुद्दे बन गए थे पिछले 20 साल में कि इसका क्लीन अप और क्लैरिफिकेशन काफ़ी ज़रूरी था। बिल्कुल, तो क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी था। लेकिन अनिल जी, यहाँ पर एक सवाल आपसे, नए नियमों के तहत हर सरकारी कर्मचारियों पर भी इनसाइडर ट्रेडिंग के नियम लागू होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि सेबी कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गया है यहाँ पर? अब इसमें तो ऐसा है कि हाथी निकल गया और पूंछ पकड़ लिया आपने। इशू क्या है कि सबसे बड़ा इनसाइडर कौन है कंपनी के अंदर? वो है प्रमोटर, और क्रीपिंग एंड एक्विजिशन प्रमोटर का हर साल का 5% का अलाउड है। ये कैसे अलाउड है? सारी इन्फॉर्मेशन 12 महीने 365 दिन अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास रहती है तो प्रमोटर के पास में है, तो उनके ऊपर क्या। और आप ताजुब करेंगे, काफ़ी जगह पर इनसाइडर ट्रेडिंग के कोड के अंदर जो लिस्ट बना रखी है उसमें प्रमोटर खुद का नाम होगा पर उनकी कंपनियों के नाम नहीं होंगे। तो अगर उनकी कंपनीज के नाम नहीं है और वो कंपनीज बाई कर रही हैं शेयर्स थ्रू आउट द पीरियड, तो फिर इनसाइडर ट्रेडिंग का कोई मीनिंग नहीं है। तो आप एक ये चीज़ नहीं हो सकती कि आपने एक, सॉरी टू से दिस, कि एक ऑफिस बॉय को पकड़ लिया कि भाई इसके पास इनसाइडर ट्रेडिंग का एक हमने चार्ज लगा दिया, और प्रमोटर को अलाउ कर रहे हैं, ऑफिशियली अलाउड कि आप 5% क्रीपिंग इन करके शेयर्स खरीद सकते हैं हर साल। तो मेरे हिसाब से कहीं पे हमें ये देखना पड़ेगा कि मटेरियल चीज़ क्या है। मटेरियल चीज़ मेरे हिसाब से प्रमोटर की ट्रेडिंग है, मटेरियल चीज़ नहीं है कि किसी इंसान ने 200-500 शेयर खरीद ली। एक हद तक सही कह रहे हैं आप अनिल जी। संदीप जी से राय लेते हैं। इनसाइडर इंफॉर्मेशन की संदीप जी परिभाषा हल्की की गई, लेकिन इन चीजों को साबित करना मुश्किल होता है। आपको क्या लगता है? देखिए, वो मैं शुरुआत में मैंने कहा कि इसके 2 पहलू है। एक तो जो लीगल प्रोविजन जो अभी तक डिस्कस करते हैं, और दूसरा जो है एविडेंस कलेक्शन और उसका एनालिसिस। वो उसको मैं एक शब्द अगर इंग्लिश में कहा जाए तो एनफोर्समेंट है। इसमें हम कैसे भी लॉज कर लें, उसका अगर इन्फोर्समेंट अगर वीक है तो आप लॉ कितना भी इम्प्रूव करें उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो वो दूसरा जो पहलू है उस पर उतना ही ध्यान देना चाहिए, जो इंडिया में हम कई बार नहीं देते। हम लॉ बदलते रहते हैं, समझते हैं कि लॉ बदल जाएगा तो प्रॉब्लम्स चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। तो इसमें जैसे मैन पावर स्ट्रेंथन करना, एविडेंस कलेक्शन के लिए अभी ऑर्डिनेंस आया है, सेबी को ज़्यादा एम्पावर किया डेटा रिकॉर्ड के लिए वगैरह वगैरह। तो सेबी को एम्पावर किया जाए, और जो क्वालिटी ऑफ मैन पावर है, क्वांटिटी ऑफ मैन पावर है, जो अभी सेबी ने फोरेंसिक सेल बिठाया है, तो ये सारा इन्फोर्समेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्फोर्समेंट के बिना
आप लॉ को इम्प्रूव करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अनिल जी, नए नियमों के बाद भारत में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने में सेबी कितना कामयाब होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, अब हिंदुस्तान में मैंने आपसे जैसे पहले जिक्र किया कि इनसाइडर ट्रेडिंग रैम्पेंट है और उसके ऊपर अंकुश लगाना है। सेबी के पास में आज के दिन पे पावर्स हैं, पर वो पावर्स को कैसे सेबी काम में लेगी और किस तरह से उनको इफेक्टिव बनाएगी। और एक मेरे हिसाब से मसला और होना चाहिए जो मुझे लगता है कि कंपनी की खुद की एक इंटरनल असेसमेंट होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए जो इनसाइडर ट्रेडिंग के मुद्दों को देखे, ट्रेडिंग पैटर्न्स देखे और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे एम्प्लॉयज़ का। उससे काफ़ी हद तक ये चीज़ें अंकुश में आ सकेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी, और साथ ही संदीप आपका भी और सजीत आपका भी इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन कमजोरी का रुख रहा। आज भी सेंसेक्स निफ्टी करीब आधा % की गिरावट पर बंद हुए। इकोनॉमी को लेकर S&P की चेतावनी और खराब ग्लोबल संकेतों से भी आज दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया। काफ़ी हद तक बाजार पर आज हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हावी होते हुए दिखे और वहाँ से चिंताएं आती हुई दिखी, जहाँ एक और S&P की चेतावनी वही रुपए की कमजोरी और रघुराम राजन के बयान, ये सारे बाजार का मूड थोड़ा सा कमजोर करते हुए दिखे। हालांकि ट्रेड डेफिसिट के आंकड़े बुरे नहीं थे, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी और साथ ही FIs की जगह डोमेस्टिक फंड्स की बिकवाली का बढ़ता हुआ दबाव, ये सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने बाजार पर प्रेशर बनाए रखा। अच्छी बात ये रही कि ज़्यादातर वक्त हमने 6300 के आसपास बिताया। आखिरी आधे घंटे में बाजार में इंटरेस्टिंग रुझान देखने को मिला। काफ़ी हद तक लोअर लेवल से रिकवरी और थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग खरीदारी होती हुई दिखी। वो अलग बात है कि एडजस्टेड क्लोजिंग थोड़ी नीचे की तरफ ही आती हुई दिखी और 6300 के आसपास लगभग 1/4 से आधा % के नुकसान के साथ सेंसेक्स और निफ्टी पर हम क्लोजिंग होते हुए देख रहे हैं। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, जिससे आप देख सकते हैं कि गिरने वाले शेयरों की तादाद ज़्यादा। और इंटरेस्टिंग बात वॉल्यूम्स को लेकर देखिए, वॉल्यूम्स आज के सेशन में जिस तरह से एक टाइट रेंज में कारोबार होते हुए दिखा, उसको देखते हुए वॉल्यूम्स कम होते हुए नजर आए। चलिए, आज जिन शेयरों ने आज कमजोरी में अपना योगदान दिया, बैंक्स, खासतौर से PSU बैंक्स, ये एक स्पेस ऐसी थी जहां पर साफ तौर पर कमजोरी दिखी और SBI ने 2.5% की कमजोरी के साथ इसे लीड करने का काम किया। और मिड कैप बैंक्स की तरफ जाएं तो OBC जो पिछले 2 दिनों का स्टार परफॉर्मर है, आज यहां पर 3.5% का नुकसान आता हुआ दिखा। कैपिटल गुड्स शेयरों में भी आज अच्छी खासी मुनाफा वसूली आती हुई दिखी। भेल और L&T तो कमजोर थे, लेकिन क्रॉम्पटन के लिए इनके कनाडा की एक लॉस मेकिंग यूनिट को बेचने की खबरें जो या बंद करने की खबरें आती दिख रही, उससे स्टॉक पर 3% का नुकसान हुआ। दिग्गजों में ONGC में यहाँ पर सब्सिडी बर्डन बढ़ने की खबरों के चिंताओं के चलते दबाव देखने को मिला। और इसके अलावा पावर और इंफ्रा स्टॉक्स आज काफ़ी कमजोरी दिखाते हुए नजर आए और इन शेयरों में JSW एनर्जी, टाटा पावर जैसे शेयरों में काफ़ी नुकसान नजर आया। मेटल शेयर भी आज बिकवाली की मार सहते हुए दिखे और यहाँ से भी निफ्टी पर काफ़ी दबाव आते हुए नजर आया। राइस शेयरों में आखिरी 1 घंटे में बड़ी उछाल आई, क्योंकि कतर से एक बड़े ऑर्डर आने की खबर के चलते ये शेयर काफ़ी मजबूती के साथ बंद हुए। लेकिन कमजोर शेयरों का जिक्र करें, टाटा मोटर्स के JLR के गाइडेंस में थोड़ी सी कमी की आशंका के चलते स्टॉक पर नुकसान देखने को मिला और निफ्टी के हाई बीटा स्टॉक्स JP एसोसिएट, DLF भी कमजोरी के साथ ही बंद हुए। लेकिन बढ़ने वाले शेयरों में NTPC कल की गिरावट से उभरता हुआ मैनेजमेंट के बयान के बाद यहां पर थोड़ी खरीदारी लौटती हुई दिखी। ITC, HCL टेक भी थोड़ी मजबूती के साथ बंद हुए। यूनाइटेड ब्रूवरीज, इस स्टॉक में हेनिकेन ने अपनी स्टेक बढ़ाई है कल यहां पर ब्लॉक डील में, उसके बाद इन दोनों ही शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। ओरिएंट ग्रीन में खबरें ये आ रही थी कि IDFC इनके कुछ कारोबार को खरीद सकता है, हालांकि बाद में खंडन आया, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक में तेजी थी। और चंबल फर्टिलाइजर, इस खबर के दम पर ये और बाकी दूसरे फर्टिलाइजर स्टॉक्स चढ़े कि शायद एक 10,000 करोड़ का आसान कर्जों का एक राहत पैकेज इस स्पेस के लिए आ सकता है। तो ये स्टॉक्स आज के सेशन में काफ़ी एक्शन में थे। जानकार मौजूदा स्तर पर RIL, भारती, HCL, TCS, इन्फोसिस में निवेश को आकर्षक बता रहे हैं। Even somebody like a Reliance or a Bharati would come up, but without taking names, we would start re-looking at some of the technology stocks. So we would look at something like this. We would look at something like even a HCL, which has outperformed, according to us, TCS and Infosys. Agro or pharma stocks have been the least tapped upon. You will start looking at property-related stocks, but that's purely a hedge. That's not going to be the main driver. So you will start looking at insurance. You will start looking at agro. You will start looking at healthcare and pharma. शेयर बाजार के साथ साथ आज रुपए में भी कमजोरी का ही रुझान रहा। व्यापार घाटा कम होने के बावजूद आज रुपए को सपोर्ट नहीं मिल पाया। डॉलर के मुकाबले रुपए आज करीब 21 पैसे कमजोर होकर 61.25 के स्तर पर बंद हुआ है। और रेटिंग एजेंसी S&P और RBI गवर्नर ने क्या दी चेतावनी? और व्यापार घाटा $1720 करोड़ से घटकर $1000 करोड़ के नीचे आया।
समझेंगे इन दोनों खबरों को इस ब्रेक के बाद। आज दुनिया की दिग्गज रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत को कड़ी चेतावनी जारी की है। S&P ने कहा है कि अगर भारत ने अहम आर्थिक सुधारों पर अमल में देरी की तो उसकी रेटिंग पर खतरा मंडरा सकता है। S&P ने यह भी कहा कि अगली संसद त्रिशंकु होने की स्थिति भी रेटिंग पर बुरा असर डाल सकती है। वैसे S&P ही नहीं, आज RBI गवर्नर ने भी ऐसी ही चिंता जाहिर की है। उन्होंने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि रिफॉर्म रोकना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि रेटिंग एजेंसियां नई सरकार बनने का इंतजार नहीं करेगी। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अब वो कोई भी बिल पास नहीं होने देगी। यशवंत सिन्हा ने हमसे खास बातचीत में पहले ही कह दिया था कि रिफॉर्म के लिए नई सरकार का इंतजार करना ही होगा। पहले से ही सरकार मुर्दा थी और अब तो अर्थी पर लेट गई है, तो इसलिए इस सरकार से कोई उम्मीद मत रखिए। कुछ महीनों का सवाल है। मैं उन सारे लोगों से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि जो चाह रहे हैं कि कुछ बिल्स पास हों कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, फिर हम लोग सत्ता में आएंगे तो आपके लिए सब काम करेंगे। All parties have to work together today to ensure that any government that emerges post-election has the time to come to terms with the challenges of managing the Indian economy. Otherwise, markets and rating agencies may not be willing to cut the new government much slack. More generally, it would be overly complacent and possibly dangerous for parties to postpone necessary legislation with the idea of passing these bills post-election. तो S&P की चेतावनी और RBI गवर्नर रघुराम राजन की रिफॉर्म में तेजी लाने की अपील कितनी गंभीर है? सरकार बीजेपी की तनातनी में इकोनॉमी कितनी बड़ी मुश्किल में फंस रही है? इसी पर देखिए हमारा खास शो बचा सको तो बचा लो, आज रात 10 बजे। वहीं दूसरी ओर आर्थिक आंकड़ों के फ्रंट पर आज एक अच्छी खबर भी आई है। जीडीपी ग्रोथ के बाद अब व्यापार घाटे के आंकड़े भी कुछ राहत देने वाले हैं। नवंबर में देश का व्यापार घाटा 1720 करोड़ डॉलर से घटकर 1000 करोड़ डॉलर के नीचे आ गया है, यानी घाटा करीब आधा हो गया है। इंपोर्ट में 16.5% की गिरावट आई है और ये करीब 2.5 साल में सबसे कम रहा है। नवंबर में सोने चांदी के इंपोर्ट में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। सोने चांदी का इंपोर्ट 80% से भी ज्यादा घटा है और ऑयल इंपोर्ट में भी 1% की कमी आई है। नवंबर में एक्सपोर्ट में करीब 6% की बढ़त आई है और ये 2450 करोड़ डॉलर के पार चला गया है। वाणिज्य सचिव SR राव ने भरोसा जताया है कि इस साल के व्यापार घाटे का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। Trade deficit from April 13 to November 13 as compared to the same period previous year, the balance of trade has come down by close to $30 billion. Going forward, we do believe we are well on the way of reaching our annual target of $325 billion. आज व्यापार घाटा के आंकड़े तो बाजार में जोश नहीं भर सके, लेकिन कल का दिन भी काफी अहम है। कल अक्टूबर के इंडस्ट्री प्रोडक्शन के आंकड़े आने वाले हैं। अनुमान है कि अक्टूबर में इंडस्ट्रियल आउटपुट घटकर -1.4% रह सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के समलैंगिक संबंध को गैर कानूनी ठहराने के बाद समलैंगिकों की आवाज उठाने वाली संस्थाओं की गतिविधियां तेज हुई। और कांग्रेस में संकट गहराया, अब पार्टी के वरिष्ठ नेता ने आलाकमान पर हमला बोला। दोनों खबरें इस ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंध को गैरकानूनी ठहरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए ये फैसला सुनाया है। 4 साल पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने समलैंगिक रिश्तों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था, लेकिन कुछ सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। संविधान की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंध अपराध हैं। समलिंगों की आवाज उठाने वाली संस्था नाज फाउंडेशन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालने का फैसला किया है।
शीला दीक्षित को उनकी ही सीट पर हराने के बाद आम आदमी पार्टी का हौसला बढ़ गया है और अब पार्टी का कहना है कि उसके नेता कुमार विश्वास राहुल गांधी को चुनौती देंगे। दिल्ली के चुनाव से अपनी शानदार शुरुआत करने के बाद आज आम आदमी पार्टी का जंतर मंतर में सम्मेलन था। इस रंगारंग सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मौके पर साफ किया कि वो दिल्ली में दोबारा चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी क्यों नहीं सरकार बनाने की कोशिश करती है। केजरीवाल ने अपने साथियों को भी नसीहत दी कि उन्हें इस जीत का घमंड नहीं होना चाहिए। हम इन दोनों पार्टियों से कहते हैं कि आप दोनों पार्टियां मिलकर अब सरकार बनाइए दिल्ली के अंदर। आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठेगी। लेकिन अगर इन दोनों पार्टियों ने दिल्ली के ऊपर चुनाव थोपा तो क्या आप लोग दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? हम लोग दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरी दिल्ली दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कुमार विश्वास ने कह दिया हम अरुण जेटली के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अरे साहब, अरुण जेटली की बात छोड़ दीजिए। हम तो अपने युवा हृदय सम्राट को तथाकथित युवराज से भी लड़ा सकते हैं। चिंता क्यों करते हैं? पहली बार बहुत वर्षों से नारा लगा है। एक बार मैं चाहता हूं आप इस नारे को लगाएं। 4 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस में संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और सांसद मणिशंकर अय्यर के बाद अब पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने भी आलाकमान पर निशाना साधा है। सत्यव्रत ने मध्य प्रदेश में पार्टी की हार के लिए दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। दिग्विजय के बहाने चतुर्वेदी ने आलाकमान पर भी हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आलाकमान चापलूसों की सुनता है। इससे पहले दिल्ली में हार से तमतमाई शीला दीक्षित ने इसका ठीकरा पार्टी पर फोड़ा था। शीला के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि कांग्रेस के लिए बेहतर होगा कि वह 2014 में विपक्ष में बैठे और अपनी गलतियों को सुधारे। बाबा रामदेव ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की नसीहत देकर सबको चौंका दिया और MiG-21 को सेवा से हटा लिया गया है। ऐसे ही देश दुनिया की कुछ और खबरें देखिए सिर्फ 2 मिनट में। मुंबई में जमीन को लेकर विवादों में घिरे कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा है कि जमीन वापस करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। शुक्ला को नगर निगम के लिए आरक्षित 2 प्लॉट जमीन 1 लाख रुपए से भी कम में दी गई थी, जबकि उसकी बाजार कीमत 100 करोड़ रुपए थी। 5 साल बीत जाने के बाद उस जमीन पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल अपने गुरु अन्ना हजारे से मिलने के लिए रालेगढ़ सिद्धि जाने की सोच रहे हैं। अन्ना हजारे जन लोकपाल बिल को पास करवाने के लिए अनशन पर बैठे हैं। उधर बीजेपी नेता अरुण जेटली ने भी फोन करके अन्ना हजारे का हालचाल पूछा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि दिल्ली में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने पर अरविंद केजरीवाल को सरकार बनाने की पहल करनी चाहिए। रामदेव ने सलाह दी है कि अपने वादे को अमल में लाने के लिए केजरीवाल को सरकार जरूर बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार है तो आम आदमी पार्टी को अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। चुनाव आयोग ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे को उनके विवादास्पद बयान को लेकर सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया है। आयोग ने मुंडे को भविष्य में भाषण देते समय सतर्क रहने की भी नसीहत दी है। मुंडे ने एक भाषण के दौरान चुनाव में 8 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही थी, जो कि खर्च की सीमा से 40 लाख रुपए से काफी अधिक है। देश के पहले सुपरसोनिक जेट लड़ाकू विमान MiG-21 को सेवा से हटा लिया गया है। 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लगभग 5 दशकों तक ये जेट भारतीय वायुसेना की रीढ़ बना हुआ था। बाद में लगातार हादसों के बाद ताबूत भी कहा जाने लगा था। यौन उत्पीड़न के आरोपी नारायण साई ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सूरत की पुलिस ने कहा है कि उसके पास नारायण के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। पुलिस नारायण साई की रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। तरुण तेजपाल को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गोवा की एक अदालत ने पिछले हफ्ते तेजपाल की पुलिस हिरासत बढ़ा दी थी। तहलका की एक पूर्व कर्मचारी से दुराचार के आरोप में तेजपाल को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। और देश के सबसे बड़े टाइल प्रोडक्शन सेंटर में 2 हफ्ते से बंद है काम। कंपनियां क्यों कर रही हैं हड़ताल, सुनेंगे ग्राउंड रिपोर्ट इस ब्रेक के बाद। इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए सेबी के सख्त नियम बनाने की तैयारी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी ऑफिसर्स को भी इनसाइडर माना।
नवंबर में सुस्त पड़ी एक्सपोर्ट की रफ्तार, लेकिन सोने चांदी के इंपोर्ट में भारी कमी के चलते इंपोर्ट 4 साल में सबसे कम हुआ। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने फिर भारत को दी चेतावनी, कहा भारत ने अहम आर्थिक सुधारों पर नहीं किया अमल तो आम चुनाव के बाद घट सकती है रेटिंग। शेयर बाजार भी आज दबाव में, सेंसेक्स निफ्टी में करीब आधा % की गिरावट, बैंकिंग शेयरों ने बढ़ा दबाव। देश में खड़ा हो सकता है टाइल्स का संकट, देश के सबसे बड़े प्रोडक्शन सेंटर में 2 हफ्ते से चल रही है हड़ताल, सस्ती गैस और वैट हटाने की मांग। और आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास दे सकते हैं राहुल गांधी को चुनौती, आज पार्टी के सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल ने कहा वो दिल्ली में दोबारा चुनाव के लिए तैयार। समलैंगिक संबंध को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया गैर कानूनी, धार्मिक संगठनों की चुनौती पर हाईकोर्ट के फैसले को पलटा, सरकार करेगी कानून बदलने पर विचार। गुजरात के मोरबी में सिरामिक इंडस्ट्री में हड़ताल जारी है, दुनिया का दूसरे सबसे बड़े सिरामिक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को सरकारी नीतियों के चलते बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। एक तरफ चीन से बढ़ती डंपिंग तो दूसरी तरफ सरकारी नीतियों में उपेक्षा ने मोरबी के सिरेमिक इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। सरकार जब अपनी आवाज पहुंचाने के लिए यहां की इंडस्ट्री ने 15 दिन पहले हड़ताल शुरू की थी, जो आज भी जारी है। यहां की यूनिट्स ने अब डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई भी बंद कर दी है। आखिर किन मांगों को लेकर मोरबी की सिरेमिक इंडस्ट्री हड़ताल पर है और यहाँ इंडस्ट्री की क्या दिक्कतें हैं, सीधे मोरबी से इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मनीष देसाई ने। इस वक्त हम हैं मोरबी की सिरामिक फैक्ट्री में। यहाँ पर जो मशीनें लगी है वहाँ पर रोज के हजारों कामदार काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 15 दिनों से ये मशीन बंद पड़ी हुई है। न ही केवल मोरबी की बल्कि गुजरात की वांकानेर, थानगढ़ जैसी सिरामिक इंडस्ट्रीज भी इस बंद में जुड़ी हुई है। हमारे साथ है सिरामिक इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए कुछ लोग, इन्हीं से जानते हैं क्या समस्या है इनकी और क्या मांगे है। चुनी भाई आपकी। देखिए, सिरामिक इंडस्ट्रीज पिछले 2 हफ्ते से अपनी स्ट्राइक पे लगी हुई है। उनकी मुख्य मांगे हैं, जिनमें पहली मांग है कि जीएसपीसी के द्वारा जो उनको फ्यूल सप्लाई किया जाता है, पिछले 2 साल में 130% की बढ़ोतरी हुई है। हर 2-3 महीने में प्राइस की बढ़ोतरी होती है, जो हमारी इंडस्ट्रीज को सर्वाइव होने में बहुत दिक्कत होती है। उसको रेट को सही किया जाए। दूसरी मांग है कि जो एक मात्र वैकल्पिक फ्यूल है, जो कोल आधारित फ्यूल जो हम यूज करते हैं, जो कि जीएसपीसी के फ्यूल के सामने काफी सस्ता होता है, उसको जीएसपीसी के द्वारा पर्यावरण के तहत उसको तुरंत अमल से बंद करा दिया गया है, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक उसको वापस चालू कर दिया जाए। तीसरी मांग है कि जो 15% वेट लगता है टाइल्स के ऊपर, जो 15% की बदले में हमने 5% की मांग की है, क्योंकि ये कमोडिटी प्रोडक्ट है। और चौथी बात है कि सिरामिक प्रोडक्ट के ऊपर 12.36% की जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, वो उसको कम करके 6% कर दी जाए, या तो कंपाउंड लेवी कर दी जाए, क्योंकि इसमें सैंडविच क्रेडिट जो है वो मिट्टी यूज होती है, इसके ऊपर कोई सैंडविच क्रेडिट मिलती नहीं है, जो 2% के बराबर ही है, ताकि उसको ठीक किया जाए। जी, तो कुछ मांगे राज्य सरकार से है, कुछ केंद्र सरकार से। दिवेश भाई, आप बताइए कि जो 15% वैट है उसको 5% करने की बात की जा रही है, क्या ये सही है? अब बिल्कुल सही है और जायज़ है, क्योंकि बिजनेस में हमें ये भी देखना पड़ता है, हमारी जिम्मेदारी रहती है सी फॉर्म की, और ये सी फॉर्म 1 साल 1.5 साल के बाद आते हैं। कभी कभी सी फॉर्म में भी घपला होता है, तो हम ये सब झंझट से निकलना चाहते हैं और हम गवर्नमेंट को एक बैंक गारंटी भी देना चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट की जो इनकम है वो कम नहीं होगी, कम होगी तो वो हमारे पास से बैंक गारंटी के हिसाब से ले लें वापस। तो ये हमारी डिमांड जायज़ है। तो करीब 200-250 करोड़ रुपए की आप जो है वो इनको वैट के जरिए देते हैं, राइट? तो आपसे मैं जानना चाहूंगा सुखदेव भाई कि जो आपकी लड़त है 15 दिन हो गए, कितना नुकसान इंडस्ट्रीज को हुआ है और आगे कहां तक आप अपनी लड़त लेके जाना चाहते हैं? अभी तक ये 15 दिन में गवर्नमेंट को 1000 करोड़ रुपया का नुकसान है, इसमें से जीबी का, पावर का और ये टैक्स का। और अभी ये 15 दिन में सरकार में से कोई हमारी वार्ताघाट में कोई हमारे को जवाब नहीं मिला, और हमारे को अगर ये मांग नहीं पूरी होगी तो हम ये लड़त चालू ही रखेंगे। और अभी तक ये 2 लाख 2.5 लाख आदमी बेरोजगार हो रहा है, सब लोग अभी बेकार हो रहा है, तो हमारी ये मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लड़त ये चालू ही रखेंगे। तो काफी गुस्से में है यहाँ के कारोबारी, उद्योगकार, और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी मांगे पूरी की जाए।
21 दिसंबर को CNBC आवाज देने जा रहा है रियल एस्टेट अवार्ड 2013। यहां हम सम्मानित करेंगे उन बिल्डर्स और डेवलपर्स को जिन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में किया है यादगार काम। इस साल भी अवार्ड के हकदारों के लिए है कड़ा मुकाबला, जहां विजेताओं का चुनाव कर रही है ग्रैंड जूरी। इसमें शामिल है इंडस्ट्री के दिग्गज अरुण नंदा, किशोर बियानी और केकी मिस्त्री। इसके अलावा रियल एस्टेट मार्केट पर पैनी नजर रखने वाले एक्सपर्ट अनुज पुरी, संजय दत्त और खुशरू जीजीना। साथ ही डेवलपर्स के दाव का कानूनी पहलू पर रख रहे हैं अनिल हरीश और हर इमारत को बारीकी से देख रहे हैं आर्किटेक्ट अल्फाज मिलर और अख्तर चौहान। तो 21 दिसंबर को हम बताएंगे कौन है देश के सबसे बेहतरीन बिल्डर्स। CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड 2013 में आपके लिए। और सहारा ने कुल 71 प्रॉपर्टी के कागजात सेबी को दिए। और कार है बड़ी तो इसकी खरीदारी में भी होनी चाहिए ठसक। देखिए इस ब्रेक के बाद। सहारा इंडिया ने सेबी के पास अपनी 20,000 करोड़ की जमीन जायदाद के कागज जमा करा दिए हैं। सहारा ने कुल 71 प्रॉपर्टी के कागज दिए हैं। सेबी अब इन कागजात और प्रॉपर्टी की कीमत की जांच कर रही है। हालांकि इसके बाद ही सुब्रत राय को कोई राहत नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को कोई भी प्रॉपर्टी बेचने पर रोक लगा रखी है। इसके अलावा सुब्रत राय समेत 3 बड़े अधिकारियों को देश छोड़ने पर भी पाबंदी है। सुप्रीम कोर्ट अब 14 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई करेगा। डिबेंचर मामले में सहारा को कुल 24,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा कराने थे, लेकिन सहारा ने सिर्फ 5,120 करोड़ रुपए जमा किए थे। इससे पहले भी सहारा ने प्रॉपर्टी के कागजात जमा किए थे, लेकिन सेबी के मुताबिक इनकी कीमत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। घरेलू बाजार में घटती बिक्री से परेशान ऑटो कंपनियों के लिए विदेशी बाजारों के दरवाजे भी बंद होते दिखाई दे रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के देशों ने नए साल में भारतीय कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी 3.5% बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके चलते घरेलू ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक्सपोर्ट घाटे का सौदा साबित होगा। लगातार घटती बिक्री से परेशान ऑटो कंपनियों के लिए एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भी मुश्किल खड़ी हो रही है। यूरोपियन यूनियन ने GSP यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के जरिए भारत से होने वाले ऑटो इंपोर्ट पर ड्यूटी में छूट दे रखी थी, लेकिन पिछले साल दिसंबर में GSP खत्म करने का फैसला करने के बाद अब यूरोपीय यूनियन ने भारत से होने वाले इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ानी शुरू कर दी है, जिसके तहत जनवरी से कारों के इंपोर्ट पर यूरोप में कस्टम ड्यूटी मौजूदा 6.5% से बढ़कर 10% हो जाएगी। यूरोपीय यूनियन की मांग है कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए ड्यूटी पर उन्हें भारत में कार एक्सपोर्ट करने की छूट मिले, लेकिन घरेलू कार कंपनियों पर बुरा असर पड़ने के डर से ऑटो इंडस्ट्री इसका विरोध कर रही है। इंडस्ट्री का कहना है कि अब यूरोपीय देशों ने कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर भारत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सरकार को इससे निपटने के लिए जल्द कदम उठाना चाहिए। ऑटो इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक यूरोपीय देशों में भारतीय ऑटो कंपनियां करीब 6300 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन के अलावा भारतीय कारों के सबसे बड़े बाजार अल्जीरिया में स्थानीय सरकार ने इंपोर्टेड कारों के लिए तकनीकी नियम कड़े कर दिए हैं, जिसके चलते भारतीय कारों को वहां से वापस किया जा रहा है। श्रीलंका में भी ड्यूटी बढ़ने के चलते भारत से कारों का करीब 90% एक्सपोर्ट ठप हो चुका है। सियाम के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में कारों का एक्सपोर्ट 19% से ज्यादा घटा है, जिसमें कार एक्सपोर्ट करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी हुंडई और घरेलू बाजार में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली मारुति को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में मंदी के इस दौर में एक्सपोर्ट में कमी ऑटो इंडस्ट्री के लिए बुरा संकेत है। अतुल मिश्रा, दिल्ली। तो एक तरफ जहां आम कंज्यूमर गाड़ी खरीदने से कतरा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रीमियम कार्स यानी लग्जरी सेगमेंट की सेल्स टॉप गियर में है। कविता, बिल्कुल इसी पॉजिटिव मूड को बयां करती है मर्सिडीज बेंज, जिसने देश का पहला ऐसा शोरूम लॉन्च किया है जहां कस्टमर्स हेलीकॉप्टर से पहुंच सकते हैं। और वहां पहुंचे अंकित भी। मर्सिडीज बेंज एक ऐसा ब्रांड है जिसके प्रति इंडियन कार लवर्स को बहुत ही खास लगाव है। उनकी गाड़ियां तो बेशुमार होती हैं ही, अब उन गाड़ियों के शॉपिंग एक्सपीरियंस को अगले मकाम पर ले जाने के लिए मर्सिडीज ने देश में पहली बार किसी भी ऑटोमेकर के लिए एक यूनिक शॉपिंग एक्सपीरियंस लॉन्च किया है, जिसका नाम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहां पर आप आकर ऐसी आलीशान गाड़ियों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं, ऑफ रोडिंग कर सकते हैं और हाँ, कस्टमाइज कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस यूनिक शॉपिंग एक्सपीरियंस को।
अगर आप नई मर्सिडीज बेंज की कोई सुपर कार खरीदने की फिराक में हैं, तो बस मुंबई से चॉपर में बैठिए और 45 मिनटों में आप पहुंच जाएंगे देश के सबसे हटके प्रीमियम कार शोरूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। चाकंड में डाइमलर क्राइसलर की फैक्ट्री में बना है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहां पहली बार कस्टमर्स अपने खुद के चॉपर में शॉपिंग करने आ सकते हैं। इस शोरूम में मर्सिडीज बेंज की ड्रीम कार कलेक्शन को आप देख सकते हैं, टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं और मन चाहे तरीके से इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। Sports cars, high-end cars, performance cars. There Mercedes-Benz is very strong with a very big and interesting portfolio. And another step into the direction to offer even more convenient solutions to our customers is to have dedicated AMG outlets in some of the Indian cities. मर्सिडीज बेंज के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शोरूम में आप एकदम हाईटेक तरीके से आपकी अगली मर्सिडीज को कस्टमाइज कर पाएंगे। शोरूम में आईपैड के आई कॉन्फ़िगरेटर ऐप पर लेदर सीट्स, पियानो लैकर या कार्बन फाइबर जैसी फिनिश मनचाहा कलर चुनिए और आपकी गाड़ी की ऑर्डर सीधे यूरोप के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में पहुंच जाएगी। अगर आप चाहें तो शोरूम के आसपास बने ऑफ-रोडिंग ट्रैक पर एसयूवी चला सकते हैं या टेस्ट ट्रैक पर 0 to 100 किलोमीटर पर आवर में आपका खुद का नया लैप टाइमिंग बना सकते हैं। इस स्टेट ऑफ द आर्ट शोरूम के जरिए अपनी AMG ब्रांडेड गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचाने की पूरी कोशिश मर्सिडीज बेंज कर रहा है। अंकित वेंगुल लेकर चाकंड, पुणे। और LG ने भी लॉन्च किया कर्व फोन। बेहद सस्ते में ऑनलाइन शॉपिंग का सालाना मौका फिर आया। पूरी डिटेल्स इस ब्रेक के बाद। अगर आप इन दिनों शॉपिंग करना चाहते हैं तो हमारी मानिए, ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए। गूगल का हर साल होने वाला ग्रेट ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे टेक गुरु अभिषेक तेलंग। शॉपिंग का मेला एक बार फिर से शुरू हो गया है। गूगल का GOSF या ग्रेट ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल आज से शुरू हो गया है। पिछले साल GOSF को मिले जबरदस्त रिस्पांस के चलते इस साल ये पिछले साल से ज्यादा बड़ा और ज्यादा दिनों तक चलेगा। इस बार ये 3 दिनों तक चलने वाला है, 11 से 13 दिसंबर। शॉपिंग के इस मेले में इस बार होम शॉप 18, स्नैपडील, मिंत्रा, शॉप योर वर्ल्ड जैसी लगभग हर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट हिस्सा ले रही है। इसके साथ ही सिटी बैंक, ICICI बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड होल्डर्स के लिए भी ढेरों ऑफर्स दिए जा रहे हैं, जिनमें ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को 80% तक डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे लग्जरी घड़ियों पर 60% तक डिस्काउंट मिल रहा है, डोमेस्टिक हवाई टिकट पर 20% की छूट, टीवी और स्मार्टफोन्स पर भी 40 से 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। तो बस आने वाले 3 दिन शॉपिंग की तैयारी कर लीजिए, वो भी घर बैठे। पर इस बार GOSF की शुरुआत जरा बुरे नोट से शुरू हुई। एक्चुअली वेबसाइट के ऊपर इतना ज्यादा ट्रैफिक आया कि आधे दिन से ज्यादा तो वेबसाइट क्रैश ही होती रही। अब अच्छी खबर यह है कि अब सब कुछ ठीक से चल रहा है, वेबसाइट भी अच्छे से काम कर रही है और सबसे अच्छी न्यूज़ तो ये है कि इस बार GOSF का मामला सिर्फ 1 दिन का नहीं है बल्कि 3 दिन का, यानी आज, कल और परसों शॉपिंग का यह मेला चलता रहेगा। तो अब इंतजार किस बात का कर रहे हो भाई लोगों, बस गूगल बाबा का नाम लो और लग जाओ ऑनलाइन शॉपिंग पर। अभिषेक तेलंग, मुंबई। सैमसंग के बाद अब LG ने कर्व स्मार्टफोन बाजार में उतार दिया है। कंपनी ने G Flex को दिल्ली में लॉन्च किया है। LG का G Flex पूरी तरह से स्क्रैच प्रूफ है। इस फोन में कर्व बैटरी है जो पूरे 24 घंटे चलती है। ये स्मार्टफोन नए साल यानी कि जनवरी से देश भर में मिलने लगेगा। LG ने इसकी कीमत 60,000 रुपए के करीब रखी है। इस फोन के साथ ही कंपनी ने पहला कर्व OLED कर्व टीवी भी लॉन्च किया है। इस टीवी की कीमत है 10 लाख रुपए। इसका जो डिज़ाइन बनाया गया है वो ऐसा फ्लोटिंग डिज़ाइन है कि कंज्यूमर को पता नहीं चले कि वो टीवी पे पिक्चर देख रहा है। द इंटायर लॉजिक बिहाइंड इज दैट ही शुड फील पार्ट ऑफ द पिक्चर। सो इट्स अ फ्लोटिंग डिज़ाइन सप्लीमेंटेड बाय द क्रिस्टल स्टैंड। सो कन्वेंशनल टीवी से बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है और कर्व बनाने की वजह से इसमें व्यूइंग एंगल का कोई इशू नहीं है। अब
आपको बता दें कि कल सीएनबीसी आवाज की किन खबरों पर नजर होगी। कल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिटेल महंगाई के आंकड़े आएंगे। अनुमान है कि अक्टूबर में इंडस्ट्रियल आउटपुट घटकर 1.4% रह सकता है। इसी तरह महंगाई के मोर्चे पर भी अच्छी खबर की उम्मीद कम ही है। अनुमान है कि नवंबर में रिटेल महंगाई दर 10% रह सकती है। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।